Hello guys, this is Kadam sir from Pravin Patil College of Diploma Engineering and Technology. So in last video, we saw the short introduction of the subject, then examination scheme, then chapter-wise distribution of the marks, and course outcome of the subject estimating and costing. Now in this chapter, we will see the fundamentals of estimating and costing. So in this chapter, we will briefly study the introduction of the estimating and costing, purpose of estimating and costing, broad classification of estimates, and modes of measurements of various items, and all the basic information required for estimation and costing of various items of work. And weightage of this chapter is 12 marks. Now let's see the question number 1. Define estimating and costing and state its purpose. First, what is estimating? So it is defined as the procedure of working out probable cost of the work. कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रोबेबल कॉस्ट निकालने का प्रोसेस उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग. नेक्स्ट, कॉस्टिंग. Costing, it is the process of determining actual cost of the work before the execution of the work. कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का एक्चुअल कॉस्ट निकालने का प्रोसेस मतलब कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग कब करते हैं? बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने से पहले ही कॉस्टिंग करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग? सो एस्टिमेटिंग इज प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट probable cost and costing is process of working out actual cost, and also costing is done before the execution of the work. Now we will see the purpose of estimating, मतलब estimating क्यों किया जाता है. First, to know the approximate cost of the proposed work. किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए एस्टिमेटिंग किया जाता है. अप्रोक्सीमेटिंग कॉस्ट मतलब rough cost. It is not exactly same as the actual cost, but it is nearby the actual cost. तो उसके लिए एस्टिमेटिंग किया जाता है. नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन. किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले वेरियस परमिशंस गवर्नमेंट बॉडीज से मिलना जरूरी है, तो उसके लिए एस्टिमेटिंग करना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द टूल्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स. वेरियस टूल्स, प्लांट्स, मशीनरीज, मटेरियल्स, इसका अरेंजमेंट करने के लिए एस्टिमेटिंग करना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड. किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले टारगेट सेट किया जाता है कि 1 साल में 2 साल में ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करना चाहिए, तो इसके लिए एस्टिमेटिंग इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, टू ड्रॉ अप द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम. सो टू डिसाइड एनी कंप्लीशन पीरियड फिक्स करने से पहले प्रॉपर टाइम टेबल डिजाइन करना जरूरी है. मटेरियल्स का हो गया, मशीनरी का अरेंजमेंट हो गया, इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एस्टिमेटिंग इज टू बी डन. नेक्स्ट, टू इनवाइट द टेंडर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड किए जाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करने के लिए, उनके टेंडर इनवाइट करने के लिए एस्टिमेटिंग करना नेसेसरी है. नेक्स्ट, टू कीप द कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन. So for any construction work, the major thing is economy. तो ज़्यादा खर्चा ना हो, इसके लिए एस्टिमेटिंग करना ज़रूरी है. कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉस्ट निकालना ज़रूरी है. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग क्यों किया जाता है? फर्स्ट, टू अरेंज द फाइनेंस फॉर द प्रपोज्ड वर्क. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए कॉस्टिंग किया जाता है. नेक्स्ट, टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूशन होने से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही
कॉस्टिंग करने से हमें क्या मिलता है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मिल जाता है. नेक्स्ट, फॉर वैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी. सो वैल्यूएशन क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड करना. फॉर एग्जाम्पल अगर दो डिफरेंट एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल एक पवई एरिया है, एक बोरीवली एरिया है, एक दादर एरिया है, तो हर एक प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द एमिनिटीज, इनका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो इसके लिए वो वैल्यूएशन करने के लिए कॉस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, to know the cost of the various items well in advance to be constructed. So construction execution करने से पहले ही various items, various labor cost ये पहले ही पता चल जाता है. तो ये हुआ पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड पर्पज ऑफ कॉस्टिंग. सो अगर 2 मार्क के लिए कभी कभी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का डेफिनेशन पूछते हैं, कभी कभी सिर्फ 2 मार्क के लिए ये पर्पजेस ऑफ एस्टिमेटिंग पूछेंगे, कभी कभी पर्पज ऑफ कॉस्टिंग पूछेंगे. और इन मेनी एग्जामिनेशन दे आस्क्ड दिस होल क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू द marks you have to decide the length of the and quantity of the answer. Okay, now we will see question number 2. Enlist the types of estimate. Estimate के types पूछे हैं, broad classification पूछा है for 2 marks. So first है approximate estimate. So approximate estimate का भी सब types है. उसमें आएगा first plinth area method, second cubical content method, third service unit method, fourth approximate quantity method, fifth typical bay method. And now second type of estimate is detailed estimate. Detailed estimate के सब types कौन से हैं? First original और new estimate, second revised estimate, third supplementary estimate, and fourth annual repair and maintenance estimate. तो ये first जो टाइप है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसे हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 2 एंड डिटेल्ड एस्टिमेट को चैप्टर नंबर 3 में ब्रीफली पढ़ेंगे. लेकिन इन दिस चैप्टर रिवाइज्ड एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का नोट, शॉर्ट नोट 4 मार्क के लिए ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब इन ब्रीफ revised estimate. So revised estimate, as the name suggests, revised estimate, revised मतलब क्या, कोई भी ओरिजिनल वर्क में चेंजेस किया है उसको बोलते हैं रिवाइज्ड. सो ओरिजिनल डिटेल्ड एस्टिमेट जो होता है उसमें अगर कुछ चेंजेस आए तो वो एस्टिमेट को चेंज करना पड़ता है और नया एस्टिमेट जो बनता है उसे बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट. So revised estimate is a type of detailed estimate and it is prepared under the following circumstances. तो उसको ये कौन से कंडीशन में रिवाइज एस्टिमेट को बनाते हैं? So first condition is when the original sanctioned detailed estimate exceeds by 5% or more, either rates being found insufficient or due to some other reasons. मतलब ओरिजिनल एस्टिमेट जो है उसमें अगर चेंज हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ ठीक है, 5% से कम हुआ तो ठीक है, लेकिन 5% से ज़्यादा चेंज आ गया तो फिर ओरिजिनल डिटेल एस्टिमेट चेंज करके रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है. या नेक्स्ट रीज़न क्या है, इधर रेट्स बीइंग फाउंड इनसफिशिएंट, मतलब जो रेट्स तुम लोगों ने फर्स्ट ओरिजिनल डिटेल एस्टिमेट में कंसिडर किया है वो अगर कम कंसिडर किया है, मतलब समझो 500 रुपीज़ का था लेकिन तुम लोगों ने कंसिडर किया 300 रुपीज़, तो ये चेंज हो गया, तो इसकी वजह से डिटेल और ओरिजिनल एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ता है. नेक्स्ट रीजन क्या है, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क एक्सीड द लिमिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%. सो जो तुम लोगों ने खर्चा ओरिजिनल एस्टिमेट में कंसिडर किया है वो अगर 10% से ज़्यादा खर्चा आया तो फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ता है. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ डेविएशन इन द रेट्स ऑफ द मटेरियल. तो देखो
एज यू ऑल नो मार्केट में मटेरियल का रेट डे बाय डे चेंज होते रहता है, तो ये अगर ज़्यादा चेंज हुआ तो फिर ओरिजिनल एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है. और लास्ट, when there is a major alteration in the original work. लास्ट क्या है, ओरिजिनल वर्क में ही चेंजेस आ गया. थर्ड पॉइंट क्या था, मटेरियल के रेट्स में चेंजेस आ गया. फोर्थ में ओरिजिनल वर्क में ही चेंजेस आ गया. फॉर एग्जांपल, अगर समझो तुम लोगों ने कंसिडर किया है स्टार्टिंग में G+1 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट तुम लोग का ज़्यादा अच्छा हो गया और फिर बाद में तुम लोगों ने डिसाइड किया कि G+3 करेंगे, तो मेजर अल्टरेशन आया, तो इसके वजह से ओरिजिनल एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ता है. तो ये मेजर 4 रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग को ओरिजिनल एस्टीमेट चेंज करके रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाना पड़ता है. सो दिस क्वेश्चन आस्क फॉर 4 marks द MSBT एग्जाम. नाउ वी विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 4. इट इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट. तो ये भी डिटेल एस्टीमेट का ही टाइप है. तो व्हाट इज सप्लीमेंट? सप्लीमेंट मतलब क्या, जैसे तुम लोग एग्जाम में सप्लीमेंट अटैच करते हो, मतलब ओरिजिनल शीट के पीछे दूसरा एक शीट होता है जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट. वैसे ही ओरिजिनल एस्टीमेट के अलावा और एक जो एस्टीमेट होता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट. तो इन शॉर्ट अगर बताना है तो देखो, ओरिजिनल एस्टीमेट में फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए ओरिजिनल एस्टीमेट में क्या रहेगा, ब्रिक वर्क, कितना ब्रिक्स चाहिए, कितना टाइल्स चाहिए, कितना डोर चाहिए, कितना विंडोज चाहिए. तो ओरिजिनल एस्टीमेट में क्या क्या नहीं रहेगा, फर्नीचर नहीं रहेगा, या फिर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट, फैन, एसीज, ये सब नहीं रहेगा. तो उसके लिए ये सब किधर मेंशन करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट. सो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट इज अ टाइप ऑफ डिटेल एस्टीमेट. It is prepared when additional work is required to supplement the original work. मतलब ओरिजिनल वर्क में वर्क के अलावा एडिशनल वर्क करना है तो उसका एस्टिमेशन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में इंक्लूड करना पड़ता है. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन सम आइटम्स आर एक्सक्लूडेड इन दी वर्क. ओरिजिनल एस्टिमेट में कुछ आइटम्स अगर एक्सक्लूड किया रहेगा तो वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में इंक्लूड करना पड़ता है. Next, it is also prepared when there are changes in the design due to material deviation. For example, समझो तुम लोग का एक ऑफिस है और उस ऑफिस में तुम लोगों ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि वुडन डोर बिठाना है, लेकिन बाद में तुम लोग का मन चेंज हो गया, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि वुडन नहीं, हम लोग ग्लास का डोर लगाते हैं. तो फिर मटेरियल चेंज हो गया, तो इसके वजह से एस्टीमेट में चेंज हो गया. तो ये सब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में तुम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है. एंड लास्ट इज, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क. तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क अगर कुछ डेवलपमेंट करना तुम लोग को जरूरी लगा तो उसके लिए तुम लोग सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हो. सो these 4 are the reasons due to which we have to make the supplementary estimate. ये इसके वजह से हम लोग को supplementary estimate बनाना पड़ता है. ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछते हैं. So that's all in this video. We will continue this chapter 1 in the next video. So link of the PDF file of this presentation will be given in the description. Okay, thank you so much.